अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8A बेस करती है आर्क लेंथ के टॉपिक पे, जिसमें हम सेक्टर्स के अंदर आर्क लेंथ को देखते हैं और अगर हमें सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वो भी हम फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सेक्टर के बारे में पता हो, आर्क लेंथ के बारे में पता हो, ये बेसिक चीज़ें क्लियर हों तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पार्ट 1 की कॉन्सेप्ट की वीडियो है वहाँ वो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज के हम सॉल्व भी कर चुके हैं। अगर तो आप साथ चलते आ रहे हैं सारी वीडियोस देखते हुए तो फिर आगे क्वेश्चन करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 मीटर। अब एक ही सर्कल है, उसका कह रहा है रेडियस जो है वो 14 मीटर है। फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। अब आगे आपके पास ABCD यानी ए की जब सेक्टर जो आपके पास सर्कल है, कहा जा रहा है इस सर्कल के अंदर मैं आपको 4 डिफरेंट काइंड ऑफ आर्क लेंथ दे रहा हूँ। आप मुझे बताएं उन 4 आर्क लेंथ के लिए क्या एंगल जो है वो सबटेंड होगा, यानी क्या एंगल बनेगा। हमने एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेसिक आप ये देखेंगे, आपके पास अगर एक सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। ये लेट सपोज आपका सेंटर है। अगर पहला मैं कहता हूँ हमारे पास जो आर्क लेंथ है, एक सिंपल सी मैं एक रेडियाई यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। एक ये मैं कहता हूँ ये जो आपकी लाइन थी ये 12 मीटर थी। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो लेट सपोज एक्स है, हम एंगल को एक्स कह लेते हैं। या जो एंगल का दूसरा नाम हम अननोन की जगह यूज़ करते हैं वो होता है थीटा। लिखने का तरीका ये होता है और बोलते हैं हम इसको थीटा है। ये बेसिकली एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं, या अब आगे बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। तो अब आपके पास अगर ये ए पार्ट है तो ये आर्क लेंथ है, इसके लिए एंगल अलग होगा। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दे, यहाँ से अगर एक रेडियाई बन जाए, यानी ये मैं रेस कर देता हूँ, अब आपके पास आर्क लेंथ जो आ जाएगी, लेट सपोज ये लाइन भी रेस कर दें, अब आपकी आर्क लेंथ चेंज होगी। ये अब ये 19.5 बन गया, इसके लिए एंगल अगेन चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो 4 डिफरेंट जो आर्क लेंथ्स बनती हैं उनके लिए 4 डिफरेंट एंगल होगा। पहले ये बात क्लियर करना ज़रूरी था जो मैंने कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आपको समझा दिया। अब जब सोल्यूशन में आएंगे तो अब देखें हर पार्ट के सोल्यूशन में एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको क्या फाइंड करनी है, आर्क लेंथ का फार्मूला लगा के आपको एंगल फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ होता है एंगल यानी अननोन थीटा जिसे हम कह सकते हैं या एक्स कह सकते हैं, डिवाइड बाय 360 यानी सर्कल का कितना पोर्शन बनेगा मल्टीप्लाई आउटर साइड है तो इसलिए हम 2πr यूज़ करते हैं। सर्कमफेरेंस, ये बात भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि क्यों हुई हम सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं या क्यों हम आउटर साइड की बात करते हुए सर्कमफेरेंस की बात क्यों करते हैं, ये काफ़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अब ए पार्ट के अंदर आते हुए आर्क लेंथ आपको पता है कितनी है, 12 मीटर इज इक्वल टू थीटा यानी एंगल आपको फाइंड करना है, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या बताया उसने 14 मीटर, यानी रेडियस एक ही है आपकी सारी वैल्यूज़ के लिए। तो कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखें एक ये 360 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक तो ये ऑप्शन है कि 360 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लें, बाकी सब वैल्यूज जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं इन्हें मल्टीप्लाई करें और वहाँ जाके फिर उसको डिवाइड कर लें। एक तरीका ये है कि आप जैसे ये 360 इसके डिवाइड में लिखा हो या इन सब के डिवाइड में लिखा हो कोई फ़र्क तो नहीं है, तो आप ये 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 14 इस सब को आप मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड जो आंसर आए उस पर लास्ट में आप 360 से डिवाइड कर लें। क्या मतलब हुआ देखें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 14 जो कि आपका रेडियस बनता है 14, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इस इन तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई 87.976। तो इस तरह से लिख लेते हैं इसको, मैं यहाँ लाइन लगा के लिख लेता हूँ कि इधर आपके इक्वेशन के था 12 मीटर इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा बाय 360, थीटा तो आपको अननोन है, मल्टीप्लाई ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके आ गई हैं 87.976। अब ये टर्म वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 360, सिंपली आप 12 मल्टीप्लाई बाय 360 कर लें, ये आपके पास आंसर आ गया 4320 इसके मल्टीप्लिकेशन से, और डिवाइड बाय ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था एक ही स्टेप में दोनों काम किए मैंने, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई और ये जो मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, तो ये टर्म यहाँ पे आके 87.976। अब ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी जब इसको आप डिवाइड करेंगे 87.976 के साथ इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 49.1, इसको आप सिंपली 49 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 49 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। अगेन देख लें आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करके आपको, जैसे आपने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर रेडियस फाइंड किया था, बताया था मैंने अननोन 3 चीज़ें आर्क लेंथ एंगल और रेडियस, 3 अननोन चीज़ें, 2 अगर आपको पता हो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट।
अब इसी फार्मूले को यूज़ करना है, जस्ट वैल्यू चेंज करनी है, इसलिए मैं फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, बाकी सब में रेस कर लेता हूँ। अब देखें बी पार्ट आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। बी पार्ट के लिए अगेन आर्क लेंथ आपको क्या दी हुई है 19.5 मीटर इज इक्वल टू थीटा आपका अननोन है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस आपका यहाँ पे भी क्या है 14 मीटर। अब आप अगेन इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लें, 19.5 से पाई तो 360 मल्टीप्लाई करें, 19.5 मल्टीप्लाई बाय 360, क्या मतलब हुआ कि ये जो यहाँ डिवीजन है वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। दैट मीन 7020 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या रह गया थीटा, यानी डिवीजन से बात खत्म हो गई। मल्टीप्लाई इस सब को भी आपने मल्टीप्लाई किया था, अगेन एक दफ़ा कर लें, 2 मल्टीप्लाई 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 14 तो आपके पास आ जाएगा 87.97, तो 87.9 शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। अब अगर ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो वहाँ से क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली डिवाइड, दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा 7020, ये डिवाइड हो रहा है किससे 87.9 से, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 79.8, और 79.8 अगर राउंड ऑफ करें तो कितना बनता है 80, तो दैट मीन 80 डिग्री जो आपका एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन जो है ये आपके पास बी पार्ट सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर है। एक चीज़ यहीं क्लियर कर दूँ, जैसे यहाँ पे 14 मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ भी मीटर लिखा जाएगा। जब ये मीटर इस डिवीजन में आते हैं तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाते हैं, मतलब किसी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट अगर आ रहा हो कि ये यूनिट्स मीटर लिखे हुए ये कहाँ जाते हैं, तो 87.9 जब इसके डिवीजन में आएगा तो ऑटोमेटिकली ये मीटर और ये मीटर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो फिर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो विदाउट यूनिट होगी। इसीलिए हमें पता है कि थीटा जो है वो डिग्रीज के अंदर होता है, और नियरेस्ट उसने लिखा भी था कि आपका जो आंसर है वो नियरेस्ट डिग्री के अपने फॉर्म में लेगा ना, इसलिए मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखा बल्कि एक्यूरेटली इक्वल टू 80 डिग्री लिख दिया। अब सी पार्ट करने जा रहे हैं, अगेन सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, मैं सिर्फ यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ बिकॉज बाकी तो सारी चीज़ें आपकी सेम है, ये भी आपकी वैल्यू सेम रहेगी, और यहाँ आपके पास सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी थीटा की वैल्यू। क्या मतलब है इस बात को कहने का कि आपका देखें बाकी सब तो यही है ना, आर्क लेंथ का फार्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब सी पार्ट के अंदर आर्क लेंथ है 64.2 मीटर, बाकी अगेन यही थीटा, यही सारी वैल्यूज़, रेडियस सेम है, तो हमें क्या ज़रूरत है कुछ मल्टीप्लिकेशन की। सिर्फ एक काम करें कि ये 360 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 64.2, जो ये आर्क लेंथ थी इसको मल्टीप्लाई किया 360 से, जो आंसर आया वो लिख लिया 23112, और साथ में आ जाएगा मीटर, यहाँ भी लिखा हुआ है मीटर। अब ये डिवीजन में चला गया, एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ क्या मतलब है, 32312 मीटर, इसकी डिवीजन में जाएगा ये 87.9 मीटर इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ ये तो डिवीजन हम सिंपल कर लेंगे ना, 87.9 ये तो नंबर्स की डिवीजन हो गई, जहाँ तक ये मीटर की मीटर से बात रही है कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल कितना आएगा 262.9, जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 263, तो हम सिंपली लिख लेंगे 263 डिग्री हमारा जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई है। ये था हमारा आंसर, यहाँ आपका हो गया सी पार्ट कंप्लीट। अगेन डी पार्ट के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ की वैल्यू चेंज करनी है, आपको यहाँ जो आंसर आएगा वो चेंज करना है, और वही आंसर आपको यहाँ लिखना है, बस ये कॉन्सेप्ट का चेंज है, और यहाँ पे आंसर आपका चेंज हो जाएगा। मतलब डी पार्ट में आर्क लेंथ क्या है अब 84.6 मीटर, ठीक है, एंगल यही कॉन्सेप्ट यही सारा, वही पाई की वैल्यू वही रेडियस है, सिर्फ यहाँ पे 360 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन देखें 84.6 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आते हैं तो बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन जो आपने की हुई है उसको अपने माइंड में रखें या लिखा रहने दें, तो उससे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 30456, और साथ में आ जाएगा मीटर, यहाँ अगेन लिख सकते हैं 3056 मीटर। दिखने में तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये यूनिट कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ यूनिट लिख रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिखते हैं थीटा, तो वो मतलब डिग्री की फॉर्म में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले 87.9 से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर की डिवीजन से उसका आंसर आ जाएगा 346.4। अब जो नंबर है वो आपका मतलब जो पॉइंट के बाद है वो लेस देन 5 है, तो राउंड ऑफ करते हुए वो नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 6 से आप देखते आ रहे हैं। 346 डिग्री, इसलिए आपका क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू। ये 4 एंगल्स थे जो आपको फाइंड करने थे। अगेन क्वेश्चन देख लें, एक ही सर्कल है, एक ही रेडियस है, इसलिए मैंने ये चीज़ें मतलब रेज नहीं की, इन्हीं को चलाता गया, बिकॉज सर्कल या रेडियस उसका पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, चेंज सिर्फ क्या हो रहा था, आर्क लेंथ चेंज हो रही थी। तो ये हमारे पास 4 जो है वो पार्ट्स है जिसमें हमने एंगल फाइंड करना था, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11. The or end of a large clock mounted on a clock tower travels through an angle of 45 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर से आपको डाटा निकालना होता है कि वैल्यू क्या क्या चीज़ है। एंगल जिसको हम थीटा की फॉर्म में लिखते हैं वो है 45 डिग्री।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन है। इफ़ द और एंड इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द और एंड ट्रैवल। अब यहाँ कॉन्सेप्ट बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, क्या आर्क लेंथ पूछी है, क्या रेडियस पूछा हुआ है। तो देखें आप अगर आपके माइंड में वॉल क्लॉक आती है तो वॉल क्लॉक में जो और एंड होती है, यानी जो आपकी जो हैंड है जो और को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ क्या होगी, वो आपका रेडियस बनता है, ठीक है। अब उसके आप जो ट्रैवल करने के बाद वो पूछ रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ द और एंड ट्रैवल। ट्रैवल देखें कहाँ हो सकता है। लेट सपोज अगर पहले वो वॉल जो आपकी और है वो 1 पे थी, तो ट्रैवलिंग इस तरफ होती है नीचे की तरफ, जब वॉल वो क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो ये क्या चीज़ बनती है, आपकी आर्क लेंथ बनती है। सर्कल ड्रॉ करके भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बेसिकली तो वैसे कॉन्सेप्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये जो आपकी लेंथ है, लेंथ मतलब रेडियस है जो इस फॉर्म में आपका, वो आपको दिया गया 1.5 मीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर्क लेंथ, क्योंकि उसने ट्रैवल कितना करना है, वो जो ट्रैवल करना है वो आर्क लेंथ हो सकती है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपका अननोन है। इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज़ गिवन थी। वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन की सेंस पहले समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं रहता। अब आपके लिए फार्मूला अप्लाई करना है आपने। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, 2 पाई आर जिसको हम लिखते हैं। आर्क लेंथ के लिए अब आपका एंगल है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आपका, अभी बताया मैंने 1.5 मीटर। सिंपली इनको सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 45 डिवाइडेड बाय 360, जो आंसर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पहले 2 के साथ, फिर पाई की वैल्यू के साथ, और लास्ट में जो आपका रेडियस है जो ये है 1.5 मीटर। तो आपके पास 1.17825, तो राउंड ऑफ करके आप क्या लिख लेंगे, 1.18 मीटर। ये आपकी आर्क लेंथ है जो आपको वो डिस्टेंस ट्रैवल जो करती है और एंड उसके बारे में पूछा गया था। बहुत सिंपल था। जैसे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बात के समझ आ जाए तो सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. A piece of wire 32 centimeter long is bent to form a sector of a circle of radius 6 centimeter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जा रहा है कि आपको एक पीस ऑफ वायर, आपके पास 32 सेंटीमीटर की एक पीस ऑफ वायर थी, आपने उसे खुद से इस तरह से बेंड किया कि आपने सर्कल का सेक्टर बना लिया। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने एंगल फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सोल्यूशन में जो चीज़ दी गई है वो ये कि जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 32 सेंटीमीटर। अब ये क्या चीज़ है, पहले जब मैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा समझ आ जाएगी। सिंपली आप पहले अपने माइंड में एक वायर ऐसी ड्रॉ करें। लेट सपोज ये वो कंप्लीट वायर है आपके पास, ठीक है। और अब 32 सेंटीमीटर कंप्लीट तो नहीं, लेकिन इसको मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा कि ये जो वायर है 32 सेंटीमीटर की है। इसी वायर को आपने इस तरह से बेंड किया, इजीली बेंडेबल थी, कि आपने एक सेक्टर बना दिया। उस सेक्टर का आपको बता रहा है कि ये मतलब इसी वायर से बनाया ना। लेट सपोज इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना शुरू किया कि एक इसका एंड ऐसे हो गया, यहाँ से ये सबटेंड करके आर्क बनाता है, और यहाँ से ये जाके ऐसे, ये सेक्टर होता है। अब लेट सपोज यही वायर है, यानी ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बना के मैंने यहाँ से इसको राउंड शेप में वो किया, फिर यहाँ वापस लेके आया, तो 32 सेंटीमीटर फिर क्या होगा इस सेक्टर का, क्या आर्क लेंथ होगी? नहीं। क्यों आर्क लेंथ नहीं होगी? बिकॉज आपने इसी पीस ऑफ वायर से तो ये जगह भी बनाई है ना। तो दैट मीन जो 32 आपको दिया जा रहा है, जो वायर की लेंथ है, वो सेक्टर की फॉर्म में इसका पेरीमीटर बनता है। क्योंकि देखें यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाके इस पूरे को ट्रैवल करके, अगर तो सिर्फ इतनी बात की जाती, वो कहता कि वो जो पीस ऑफ वायर है उससे आप खाली आर्क लेंथ बनाएंगे, फिर तो हम इतनी सी बात करते। लेकिन उसी पीस ऑफ वायर से आपने सेक्टर बनाना, सेक्टर इस फिगर को कहते हैं। तो इसलिए ये पेरीमीटर होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आपको, फिर अगली बात बहुत ज़्यादा ईजी है कि आपको एंगल फाइंड करना है, रेडियस आपको पता है। तो अब जब पेरीमीटर बनता है 32 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, जस्ट आपको वही एंगल यानी थीटा बाय 360, या इसको एक्स भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये तो आर्क लेंथ के लिए हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा आती है, ये जो 2 टाइम्स रेडियस होता है आपका पेरीमीटर में, 2r। इन देखे ना, ये तो आपकी आर्क लेंथ होगी, ये फार्मूला तो आर्क लेंथ का हुआ है जो ब्लू के साथ ड्रॉ हुई है। ये जो 2 रेड लाइन रहती हैं आपके पास, ये कैसे आएंगी, 2 टाइम्स रेडियस। अब पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि ये जो पीस ऑफ वायर 32 थी, तो पेरीमीटर भी कितना होगा फिर इसका ऑटोमेटिकली। यानी अगर मैं यहाँ से इस पीस ऑफ वायर को यूँ फोल्ड कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, तो पेरीमीटर भी 32 ही हुआ ना मेरे पास कंप्लीट, जो उसकी
जो आउटर बाउंड्री बनती है इस पूरे सेक्टर की, तो मुझे वो पता है। एंगल मेरे लिए नहीं पता, थीटा मुझे अननोन है, यही मैंने फाइंड करना है। डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ देखें क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है। रेडियस बताया गया था आपको 6 सेंटीमीटर है। ये सारा कुछ क्या किया आपने आर्क लेंथ के लिए, इसको आप सर्कल में यूँ करें ताकि आपको पता हो कि मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में सॉरी, और इसमें फिर ऐड कर लें +2 इंटू आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशंस आपके पास बहुत सिंपल हैं, आप उन्हें आप लिख सकते हैं। ये जैसे 360 यहाँ पे है, या तो पहले आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें, बाद में इसको देख लीजिएगा। 32 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3.142 जो पाई की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ जो कि आपका रेडियस है, तो ये थीटा डिवाइडेड बाय 360 जो कि अननोन मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म आपके पास आ गई 37.704 प्लस 2 6 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ ज़रा देखें कि क्या कौन सा रूल आपके पास अप्लाई होता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट डिफिकल्टी उनको फेस होती है कि आपका आंसर सही नहीं आ रहा, बिकॉज या तो आप 360 को डायरेक्ट वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज देखें 2 से 3 आपकी ऑपरेशन ऐसी हैं जो एक साथ आ गई हैं। ये क्या हो रहा है, डिवाइड, फिर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या हो रहा है, एडिशन। तो डैश रूल आपने अप्लाई करना है। अगर आप 360 को डायरेक्ट वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको बाद में जाके डिवाइड करेंगे, बाद में जाके माइनस करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका सही नहीं रहेगा। तो अब देखें थीटा बाय 360, अगर तो यहाँ कुछ वैल्यू होती तो हम डिवाइड करते, अब वो वैल्यू नहीं है तो साथ वैल्यू कौन सी लिखी हुई है, मतलब ये 360 सिर्फ इसके डिवीजन में तो नहीं है ना, इसके डिवीजन में भी है। दैट मीन 37.704 को आप 360 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.107। या मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, और ये जो आपके पास पहले जो आपकी फिगर बनी हुई है जो आप समझ चुके हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे आपने अपना ये आंसर लिखना है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें, इस लाइन के आगे आपका नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं वहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जो राइट साइड पे आपकी वैल्यू थी वो तो एज इट इज़ रही, 32 सेंटीमीटर, तो किसी किस्म का चेंज नहीं आया उसमें। राइट साइड जो आपकी राइट साइड बनती है वहाँ पे क्या होगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, राइट साइड पे आपने इस वैल्यू को डिवाइड किया। अब यहाँ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा को लेट सपोज आपका कोई वेरिएबल है ए, मल्टीप्लाई इन दो को आपने डिवाइड किया तो आंसर, या तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ लेट सपोज वो आंसर आता था 3। अब जब ए मल्टीप्लाई 3 हो तो कैसे लिखते होते हैं हम उसे, 3a सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में। तो थीटा को यहाँ पे आपने वेरिएबल ट्रीट करना है। तो देखिए क्या बना, वैल्यू आती है 0.1047। अब यहाँ एक तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, इसको राउंड ऑफ करके 0.1 लिख देना, 0.10 नहीं, मतलब ट्राई ये कर रहा है कि आपका जितने डेसिमल आप लिख सकें आपका आंसर एक्यूरेट आए ऐसी वैल्यूज़ के अंदर जो बिल्कुल ऐसी माइनर वैल्यूज़ हों। यहाँ एक एक पॉइंट, एक एक डेसिमल जो है बहुत बड़ा आपका डिफरेंस लाता है वैल्यूज़ के अंदर। तो ये लिखेंगे आप 0.1047, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये थीटा, तो यहाँ पे अपने पास ये लिख लेंगे ये, और साथ में ये जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इससे अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज अभी हमने डैश रूल के मुताबिक सिर्फ डिवीजन की है, एडिशन पे अभी हम नहीं गए। अब इक्वेशन का रूल अप्लाई होगा, ये 12 सेंटीमीटर जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। 32 सेंटीमीटर में से जब 12 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास रह जाएगा 20 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस तरफ जो वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी 1047, और साथ में थीटा, जस्ट मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको वो डिफरेंस नज़र आता रहे कि नंबर में और जो थीटा जो आपका एंगल है अननोन उसमें आपका डिफरेंस है। ओके, अब देखें यहाँ पे ये 0.1047 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सिंपली आप क्या करें, ये जो 20 लिखा हुआ है इसको डिवाइड कर लें 0.1047। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 191.0। अब 191.0 लिखें या सिंपली 191 लिख के देखें, उसके पीछे इतनी बड़ी वैल्यू है, अब उससे आगे वाली वैल्यू मैटर नहीं करती। लेकिन यहाँ देखें 0 पॉइंट, अब 0 पीछे कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल से, तो अगली वैल्यूज जो बिल्कुल माइनर सी वैल्यूज़ हैं लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ऐसी मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज होगा। तो 191 डिग्री ये आपका आ गया थीटा का आंसर, यही आपको चाहिए भी था। अब यहाँ 2 से 3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि अगर आपको पीस ऑफ वायर का जो आपको बेंड करने का कहा गया सेक्टर बनाने का, अगर तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि ये पेरीमीटर क्यों बनता है और कैसे बनता है, तो पहला तो आपने यहीं से कॉन्सेप्ट गलत कर दिया अगर आप आर्क लेंथ का यूज़ करेंगे। फिर दूसरी बात, अगर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला ठीक यूज़ करते भी हैं तो यहाँ कैलकुलेशन में आगे मिस्टेक नहीं करनी है आपने, बिकॉज ये जब मल्टीप्लीकेशन या डैश रूल जो अप्लाई होता है, अगर आप 360 वैसे नॉर्मली आर्क लेंथ की तरह के वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्योंकि ये सिर्फ इससे डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा था, साथ में एक नंबर था 12 लिखा हुआ जो ऐड हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे आर्क लेंथ वाली बात अप्लाई नहीं होगी, बल्कि आप प्रॉपर इसको अकॉर्डिंग टू जो रूल्स होते हैं उन्हीं के मुताबिक लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, तो फिर आपकी वैल्यू में किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब आपके पास दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। सारा कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए पार्ट के अंदर ये आपकी माइनर सेक्टर जो है उसका पेरीमीटर आपको पता है। पेरीमीटर क्या होता है, अब देखें पेरीमीटर के लिए आपको माइंड में ये रखना है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, मतलब जो आपकी लेंथ होगी, अब सिर्फ आर्क लेंथ की बात नहीं कर रहा बल्कि पेरीमीटर के लिए आपके ये 2 रेडियाई भी इसमें शामिल होते हैं और आर्क लेंथ भी शामिल होती है। यहाँ माइनर आर्क है और यहाँ मेजर आर्क है, बस ये दो बातें आपने ख्याल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया था, जस्ट सोल्यूशन में आके आप ए पार्ट पहले लिखेंगे। अब पेरीमीटर माइनर सर्कल माइनर आर्क का हो या मेजर आर्क का हो, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है सेक्टर का, सॉरी, माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, पेरीमीटर का फार्मूला होता है एंगल बाय 360। एंगल का मतलब थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये तो होता है आर्क लेंथ के लिए। इसके साथ आपको ऐड करना पड़ता है 2r। ये 2r जो होता है ये पेरीमीटर के लिए, जो दो रेडियाई होते हैं इनको हम ऐड करते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ए पार्ट के लिए एंगल है 148 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे आपने फाइंड करना है, तो अननोन है आपके लिए आर, प्लस 2 इंटू ये भी आर आपका अननोन रहेगा। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि ये जो आपका जो सारा कुछ है ये आर्क लेंथ अलग चीज़ है, इसमें ये 2r ऐड हो रहा था, और पेरीमीटर यहाँ पे आपको गिवन है, ये बात आपको ख्याल करनी है। पेरीमीटर कितना है 77.91 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है सारी की सारी, अभी आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आपकी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपने रूल प्रॉपर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये 148 डिवाइड हो रहा है 360 के साथ, इसको डिवाइड करें, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है 2 पॉइंट। अब देखें यहाँ पे ये रहेगा 77.91 सेंटीमीटर। इस सब को सॉल्व करने से आपके पास के ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू आती है 2.5834, और साथ में ये वाला r मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो वेरिएबल की फॉर्म में एज इट इज़ साथ लिख दें, प्लस 2r ये वाला जो है ये अलग से है, इसमें हमने कोई चेंजेस। अब देखें अगर दो ऐसे नंबर्स लिखे हों, यानी कहीं लिखा हो 3r प्लस 2r, तो क्या करते हैं हम, वेरिएबल सेम हो तो उनको ऐड कर लेते हैं। यानी इसमें आप सिंपली ये वाला 2 जो साथ लिखा हुआ है ऐड कर ले, बिकॉज दोनों का वेरिएबल सेम है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.58, और यहाँ पे रह गया 77.91 सेंटीमीटर, और इस दोनों के साथ अब क्या है, ये r आ जाएगा बिकॉज इनको आपने ऐड कर लिया। अब r की वैल्यू जब फाइंड करनी हो, जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आप सिंपली लिखेंगे 77.91, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आई थी 4.58, जो आंसर आएगा वो आपके पास रेडियस होगा 17.0। अब 17.0 लिखा जाए या सिंपली 17 लिखा जाए, सेंटीमीटर में आएगा, और ये रेडियस है जो कि आपको चाहिए था ए पार्ट के अंदर, ये आपका आंसर आ गया। अब बी पार्ट के अंदर देखें, यही सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आपने, लेकिन सिर्फ वहाँ पे मेजर आर्क बनती है, यानी 44 डिग्री आपका माइनर आर्क का एंगल है, तो ये आउटर आर्क का एंगल जो बड़ी आर्क बनती है मेजर आर्क, इसका एंगल क्या होगा, सिंपली आप 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर लेंगे 44 डिग्री, तो आ जाएगा 316 डिग्री। ये है मेजर आर्क, जिस मेजर सेक्टर के लिए आपको उसका पेरीमीटर भी दिया गया है। तो सारा कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा। जस्ट आप सिंपली क्या करें, यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर लिखा रहने देते हैं, आप जस्ट इस वैल्यू पेरीमीटर की वैल्यू को चेंज कर लें, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ये एंगल चेंज होगा, बाकी तो ये आर की वैल्यू पाई की वैल्यू सारी सेम रहती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तरह देखें यहाँ पे भी आप इसको रेज करके, ये आपका बी पार्ट है। बी पार्ट पेरीमीटर फार्मूला सेम, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 278.1 सेंटीमीटर, क्लियर। एंगल कितना है अभी हमने फाइंड किया 316 डिग्री, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.142, आर आपका अननोन, उसको आपने एज इट इज़ रहने दिया। अगेन यहाँ पे लिख लें 278.1 सेंटीमीटर जो आपका पेरीमीटर है। अब इसको सॉल्व करना है, ये 316 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करें 360 से, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है ना प्रॉपर मैथ्स रूल के मुताबिक, फिर मल्टीप्लाई जो पाई की वैल्यू है उससे, आंसर आपके पास आ गया 5.51, और साथ में क्या लिखा हुआ है आर, जो कि आपका वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ प्लस 2, और ये वाला जो आर है ये तो एज इट इज़ है ही है, इसमें तो अभी चेंज नहीं किया। अब सिंपली 5.51 में 2 ऐड करेंगे तो 7.51 हो जाएगा। तो यहाँ भी अपने पास ये जो वैल्यू है ये लिख लें 278.1 मीटर, 5.51
r+2r कितना हो जाएगा 7.51r। अब यहाँ से ये जो यहाँ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है r का, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप लिखेंगे 278.1 जो कि पेरीमीटर था, इससे डिवाइड किया 7.51 जो कि सॉल्व करने से हमारे साथ आगे साथ वेरिएबल वो आए थे, नंबर आया था कोफिशिएंट। इसको जब डिवाइड करेंगे 37.0, अब 37.70 लिखें या सिंपल 37 लिखें। ये आपका रेडियस है बी पार्ट का जब आपने मेजर आर्क की बात की। ये था क्वेश्चन नंबर 13। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Question number 14. The figure shows two sectors OAB and OPQ with O as the common center. क्या आपके पास जो फिगर है उसमें दो सेक्टर्स हैं, एक है OAB, ये स्मॉल जो सेक्टर बताया इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और फिर कहता है OPQ जो आपका मेजर सेक्टर है। दोनों के लिए कॉमन सेंटर कौन है? O। फिर अगली बात कि द लेंथ ऑफ OA एंड OQ आर 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो माइनर सेक्टर है उसमें जो OA जो आपका रेडियस बनता है ये 8 सेंटीमीटर है, और जो OQ जो आपका मेजर सेक्टर का रेडियस बनता है ये है 17 सेंटीमीटर। गिवन दैट एंगल AOB एंगल POQ इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि माइनर सेक्टर की बात करें या मेजर की, दोनों में जो एंगल है वो सेम रहेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब असल क्वेश्चन है कि आपके पास रीजन जो शेडेड है वो कौन सा बनता है। एक तो ये लाइन बनती है आपकी AB की, ठीक है। सिमिलरली ये वाली लाइन बनती है PQ, ये दोनों तो आर्क लेंथ हो जाएंगी। आपके पास जो तीसरी चीज़ आनी, जो दो चीज़ें रह जाती हैं वो ये हैं कि आपके पास ये वाली लाइंस भी होनी चाहिए, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है आउटर बाउंड्री। ये जो रीजन शेड हुआ वो नज़र आ रहा है आपके सामने, इसकी आउटर बाउंड्री हमें फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। और फिर अगली बात भी है कि गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ A+BX वेयर A एंड B आर रैशनल नंबर्स। साथ में अगली बात भी है गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म A+B पाई वेयर A एंड B आर रैशनल नंबर। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि एक तो आप इसको सॉल्व करें, पेरीमीटर फाइंड करें, और साथ में जो आपका आंसर आना चाहिए वो A+B पाई की फॉर्म में आना चाहिए। यानी एक नंबर के साथ पाई आपका लगा हो और A और B जो नंबर लिखे हुए यहाँ वेरिएबल की फॉर्म में ये रैशनल नंबर होने चाहिए। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो हम P/Q की फॉर्म में पाए। तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ ही देख लें कि रैशनल नंबर जो होता है वो बेसिकली हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं अक्सर। इसे हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, और P और Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि P और Q कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? ये बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से। ये होता है रैशनल नंबर। ये सात कॉन्सेप्ट भी ज़रा देख लें। ओके, अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आना है। क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं? पेरीमीटर मांगा गया है और किसका? शेडेड रीजन का। सोल्यूशन में आके देखें, आपको अगर ये लाइंस मिल जाएं, ये 4 लाइंस जो ड्रॉ हुई हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस AB लेंथ की। ये जो AB आपकी लाइन है कैसे मिलेगी? अगर आप ये सेक्टर देखें OAB, इसमें ये क्या बनता है? आर्क लेंथ बनती है। तो आर्क लेंथ AB ये कैसे मिलेगी आपको? आर्क लेंथ के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं आप? एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री, यानी वही जो मैं थीटा की बात करता हूँ फार्मूले के अंदर, या एक्स की। 60 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी बिकॉज आपको उसका आंसर चाहिए। मल्टीप्लाई बाय यहाँ रेडियस क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ कटिंग करेंगे हम क्योंकि कैलकुलेटर वो पाई की वैल्यू तो पुट नहीं करनी हमने। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 6 जार 36। अगैन ये कटिंग हो सकती है, तो आप इसको फिलहाल एक स्टेप के अंदर लिख लें कि 1/6 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो स्टेप है फिर आप कटिंग कर लें, 2 3 जार 2 1 जार, तो आपका सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई? आर्क लेंथ AB, यानी पहली लेंथ आपको AB की मिल चुकी है पाई की फॉर्म में। और साथ देखें वह वही उसी तरह डिवीजन की फॉर्म में नंबर आ रहा है, तो इसलिए उसने लिखा भी था। तो अपने पास नोट डाउन कर लें कि AB की जो वैल्यू है वो है 8 पाई बाय 3 और साथ में लिख लें सेंटीमीटर। ये आपके पास एक लाइन तो आ चुकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आर्क लेंथ बनती है वो हमने कैसे फाइंड करनी है। ये जो आर्क लेंथ है PQ, ये भी तो आर्क ही बनती है ना। ये जो बड़ा जो आपका सेक्टर बनता है मेजर सेक्टर, उसमें बात कर रहा हूँ PQ की, यानी ये लाइन आपके पास आ चुकी है। अब इसकी बात करने लगे, आर्क लेंथ PQ कैसे आएगी? अब PQ के लिए अगेन एंगल क्या यूज़ होगा? वही 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। अब रेडियस यहाँ हो जाएगा चेंज। अब रेडियस क्या है? 17 सेंटीमीटर। अगेन कटिंग आप कर सकते हैं, 0 0 से कैंसिल, 6 1 जार 6 6 जार। अगेन कटिंग हो सकती है, 2 1 जार 2 3 जार। तो एक ही स्टेप में कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 17 पाई से मल्टीप्लाई हुआ 17 पाई डिवाइड में 3 और साथ में सेंटीमीटर। यानी अब आपके पास दोनों लाइन जो रेड लाइंस हैं, आप आर्क लेंथ तो फाइंड कर चुके हैं। ये भी अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लें कि जो PQ लेंथ है इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई 17 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। अब रेड लाइंस तुम्हारे पास आ चुकी हैं। अब बात रहेगी ब्लू लाइन की, बिकॉज पेरीमीटर के लिए आपको सारी आउटर बाउंड्री चाहिए होती है। अब इस ब्लू लाइन के लिए हम क्या करेंगे जो लगी हुई है?
अब देखें बी क्यू या ए पी, ये लेंथ कैसे मिलेगी आपको? अगर ये पूरी लाइन 17 सेंटीमीटर है और ये जो लाइन है छोटी सी ये 8 सेंटीमीटर है, बिकॉज जो रेडियस यहाँ होगा वही रेडियस यहाँ भी होगा। और चाहे आप इस बात को वहाँ ले जाएं कि ओ से लेके पी तक भी तो यही 17 सेंटीमीटर, 17 से 8 माइनस करना है। तो अब जो अगली बात लिखने लगे हैं आप कि लेंथ ऑफ ए पी एंड ये बी क्यू दोनों की लेंथ जो होगी वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? ये लेंथ आएगी आपके पास ए पी की, लेट सपोज 17 अगर पूरी लाइन है, जब इसमें से 8 करेंगे माइनस तो 17 माइनस 8 कितना होता है आपके पास? 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर आपके पास ये वाली लाइन है, ये ब्लू जो ड्रॉ हुई है, और यही ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर जब ओवरऑल आपने ऐड करना है तो आपके पास ये दो लेंथ्स ऊपर आ चुकी हैं, और जो बाकी आपके पास लेंथ आती थी वो भी अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लें कौन कौन सी थी। एक तो ए पी जो कि आ गया 9 सेंटीमीटर, और साथ में ये वाली लाइन थी बी क्यू, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। यानी 4 लाइन जो शुरू में हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था आपसे कि ये 4 लेंथ्स आपको चाहिए, वो 4 की 4 लेंथ मिल चुकी हैं। तो अब आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा आपको पेरीमीटर शेडेड रीजन का? सिंपली आप इन लेंथ्स को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 8 पाई बाय 3 प्लस 17 पाई बाय 3 प्लस 9 प्लस 9। अब जब इसको ऐड करेंगे, ये सब सेंटीमीटर लिखा हुआ है, साथ ही सेंटीमीटर मैंने लिखा नहीं है एक बार भी, आप सिंपली इस पर ब्रैकेट लगा के साथ में सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब ये जो डिवाइड बाय 3 है ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको तो आप ऐसे लिखा रहने दो। ये जो नंबर है इनको ऐड कर ले तो 9 प्लस 9 कितना बन जाएगा? 18 प्लस यही जो ए लिखा था उसकी जगह 18 आ गया। बी पाए तो ये 8 प्लस 17 कितना होता है? फ्रैक्शन है ना, ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो 8 प्लस 17 25 बाय 3, साथ में आ जाएगा आपके पाए, और ये सारा कुछ किसके अंदर है? सेंटीमीटर। सो ये आपका वो कंप्लीट आंसर जिसमें आपने पेरीमीटर फाइंड किया, और पेरीमीटर सिर्फ फाइंड नहीं किया बल्कि आपने रैशनल नंबर की फॉर्म में पेरीमीटर फाइंड किया। सो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Question number 15. In the figure, the length of the minor arc is 7 by 24 of the circumference of the circle. मतलब ये हुआ कि आपके पास जो माइनर आर्क की लेंथ है बताई नहीं जा रही वो कितनी है, ये है माइनर आर्क आपके पास। इस माइनर आर्क की जो आपके पास लेंथ बनती है ये सर्कमफेरेंस का 7 by 24 है। अक्सर हम ये बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि किसी चीज़ का अगर रेफरेंस देना हो तो दूसरे चीज़ के रेफरेंस के बताते हैं कि ये उसका थर्ड पोर्शन है, ये उसका 1/2 है, हाफ। जैसे हम कहते हैं सेमी सर्कल इज़ हाफ ऑफ द सर्कल। मतलब क्या हुआ, अब जो जो फॉर्मूले सर्कल के थे उसका हम हाफ कर लेंगे तो फॉर्मूले बन जाएंगे सेमी सर्कल के। सिंपल सी बात। तो अक्सर हम एक फिगर को दूसरी फिगर से डिनोट करते हैं या उसका रेफरेंस देते हैं, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं। अब आप जब आप फिगर के अंदर आएंगे और आप माइनर आर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे तो दो बातें यहाँ पे आपसे पूछी क्या गई हैं। एक तो फाइंड एंगल ए ओ बी, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये जो सबटेंड हो रहा है एंगल ए, किसकी वैल्यू आपको चाहिए फर्स्ट पार्ट के अंदर। फिर सेकंड पार्ट जब आएगा उसकी तरफ मूव करते हैं कि डायमीटर या सर्कल के रेडियस की क्या बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ए पार्ट है उसको देखें। फर्स्ट पार्ट जो है कि आपको पूछा जा रहा है एंगल कितना है। अब देखें दो बातें, एक तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला अगर आपसे कहा जाए लगाने के लिए तो आप क्या करेंगे? एक तो आप करेंगे डिवाइड एंगल को, यानी एंगल थीटा बाय 360, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब भी लेंथ फाइंड करनी हो आर्क की, तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। एक तो ये हमने लेंथ का फार्मूला पढ़ा है माइनर आर्क या मेजर आर्क जो भी हो उसका। अब सेकंड बात, हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है, फोकस करना है आपने यहाँ क्वेश्चन पे, कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है ये इक्वल है 7/24। किसका 7/24? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर होता है ना। तो सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी आ जाएगा 2 पाई आर। दो बातें दोबारा सुन लें। एक तो ये है कि हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए आर की, वो है एंगल बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। वो तो आपने लिख लिया, ये आपका एक तरीका है फाइंड करने का, बिल्कुल ठीक। एक वही लेंथ ऑफ माइनर आर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये 7/24 है। किसका 7/24 है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कंप्लीट सर्कल का 7/24 पार्ट है, तो वो लिख लिया हमने। अब अगर आप फोकस करें तो ये भी लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात हो रही है फॉर्मूले के माइंड में, और ये भी लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। तो फिर हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, इसके बजाय आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2। देखें ना, दोनों में आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात करें तो आप लिखें अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड जो आपने इक्वेशन लिखी इसके मुताबिक तो ये समझ आती है कि जो आपके पास लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है कि थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर,
ये इक्वल है 7/24 मल्टीप्लाई 2 पाई आर के। वो अक्सर हम नहीं कहते ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी। जब दोनों तरफ ए है तो बी और सी भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। ये वो वाली बात है कि यहाँ भी लेंथ ऑफ माइनर आर की बात है, यहाँ भी लेंथ ऑफ माइनर आर की, तो मतलब ये दोनों बातें आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है कि ये 2 पाई आर जो यहाँ लिखा हुआ है ये सिंपली इस 2 पाई आर से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास बचेगा θ/360 इज इक्वल टू 7/24। ये सारा कुछ मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो यहाँ आप अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करें कि θ/360 डिग्री इज इक्वल टू 7/24, क्योंकि यहाँ भी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर सर्कमफेरेंस था आपके पास, यहाँ भी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस था, वो तो कैंसिल आउट हो गया बिकॉज इक्वेशन को दोनों तरफ आ रहा था। अब ये आपने थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल ए ओ बी, इसी को हम थीटा कह रहे हैं ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमने थीटा कहा हुआ है। तो ये एंगल ए ओ बी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा है। 360 जो यहाँ पे हो रहा है डिवाइड वहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप सिंपली लिखेंगे थीटा विच इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ बी, इसका हमने नाम रखा हुआ है, ये था 7/24, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 से। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप सिंपली इसको डिवाइड करें 7/24 और इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 7/24, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दें 360 से, तो आपका एंगल आ जाएगा जो कि आ रहा है 105, आगे 0.00 देख लें तो एग्जैक्ट इक्वल आएगा। थीटा इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, थीटा लिखें या एंगल ए ओ बी लिखें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 105 डिग्री। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि आ गया एंगल। ये अपने पास यहाँ पे लिख भी लें, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं क्योंकि आपने ये वैल्यू सेकंड पार्ट के अंदर यूज़ करनी है। अब देखें सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये समझ आ चुका होगा आपको कि कैसे आपने लेंथ ऑफ माइनर आर को यूज़ किया, जो कॉन्सेप्ट है उसको भी और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको भी। सेकंड पार्ट, गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। अगर दिया जाए कि गिवन डायमीटर आपको पता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यानी गिवन डाटा आपके पास क्या है, गिवन ये है कि डायमीटर आपका है 14। तो अगर 14 डायमीटर हो तो आपका रेडियस कितना होगा, रेडियस आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा 7। ठीक है, अब जब आपका रेडियस 7 आ चुका है, एंगल आपको ऑलरेडी पता है, इसी ए ओ बी माइनर आर्क की बात कर रहा है, तो थीटा भी आपको पता है 105 डिग्री। तो कितना आसान हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड करना। इसका भी कॉन्सेप्ट हमने इतना यूज़ किया है, इसकी लेंथ अभी भी हमें पता नहीं चली इतना डिटेल कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद भी, बिकॉज हमने उस लेंथ ऑफ माइनर आर्क से एंगल निकाला था। तो अब θ/360, थीटा है आपका 105 जो आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई कितना रेडियस है आपका 7, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास माइनर आर्क आ जाएगी। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट देखें क्या बनेगा, सिंपली इसकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ आप इसको लिखेंगे 105 डिवाइडेड बाय 360 और इक्वल करेंगे, जो आंसर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा 2 से, फिर 3.142 जो कि वैल्यू बनती है पाई की, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस जो कि है 7 और ये सारा मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 12.82। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो कि बनती है ए बी, इस लेंथ ए बी जो आएगी आर्क ए बी इज़ इक्वल टू 12.82 और साथ में सेंटीमीटर जो कि यूनिट था डायमीटर का भी और रेडियस का भी। सो यहाँ लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ जाएगी आपके पास 12.8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। काफ़ी डिटेल के अंदर हमने क्वेश्चंस किए, जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता तो मैंने एक्सप्लेन किया, ऑल्दो कि थोड़ी वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके। जैसे क्वेश्चन 15 ही देखें, कितना इंटरेस्टिंग है कि पहले आपने लेंथ ऑफ माइनर आर्क का सारी वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, फार्मूले वाला भी और जो गिवन जो क्वेश्चन के अंदर था वो भी, उसके थ्रू आपने सिर्फ एंगल फाइंड किया, यानी कॉन्सेप्ट सारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क था, लेकिन आपको मिला क्या उसके एंड पे एंगल, वो अननोन था आपके लिए। और फिर जो पार्ट 1 का आंसर था उसके थ्रू आपने नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें उसी लेंथ ऑफ माइनर आर्क की आपको वैल्यू भी मिल गई। क्वेश्चन 14 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपने बिल्कुल डिटेल के अंदर देखा। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने देखा है वो सब आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन समझ ना आया हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।